को, नई पार्ट को, नई दुनिया को यहाँ पर फिजिक्स का वन शॉट 2 पार्ट में पढ़ेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ेंगे हम लोग। पार्ट 1 पहले पढ़ेंगे, फिर इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों ने भी कहा था, मैंने कहा था ना, आपको जो चाहिए वो बताइए हमको, हम उसके लिए पूरी क्लास लाने की कोशिश करेंगे, जो भी होगा आपका। तो आपने कहा सर एक शॉट हो, 1 शॉट कर दीजिए पूरा का पूरा, फिजिक्स एक में, फिर केमिस्ट्री एक में, बायोलॉजी एक में। आपने कहा था पूरी साइंस एक में, बट नॉट पॉसिबल पूरी साइंस को एक क्लास में ख़त्म कर पाना। तो हम यहाँ पे पार्ट वाइज कर रहे हैं, आपका पार्ट वाइज करेंगे कि आपका, हाँ जी, पार्ट वाइज करेंगे कि कौन कौन सा फिजिक्स में 2 भाग कर देंगे, केमिस्ट्री 2 पार्ट में, बायोलॉजी फिर 2 पार्ट में होगा, है ना। अगर ज़्यादा हुआ तो 3 पार्ट भी करना पड़ा तो कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस आप पूरी शिद्दत के साथ हर एक पॉइंट को पढ़ोगे, जो जो महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि पूरी साइंस को तो, पूरी फिजिक्स को तो नहीं पढ़ा सकते, लेकिन हाँ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन सभी बातों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, तो पहला स्टार्ट करेंगे यहाँ से। गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्कार, राधे राधे, वालेकुम अस्सलाम। सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, खैरियत से होंगे, है ना। हाँ जी सर जी, आए, हाँ जी हम जिंदा हैं, अभी लाइव चल रहे हैं, है ना, मरे नहीं अभी तक हम लोग, बताओ, है ना। जब तक आप लोग को हम क्या बोलते हैं उसको, डीएलएड निकलवाएंगे तब तक लाइव रहेंगे हम, है ना। चलो, डीएलएड बीएड आपका जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, जब तक उसमें क्वालिफाई नहीं कर जाते हैं ना, तब तक लगे रहो मुन्ना भाई की तरह। सर पहला बात क्या कर रहा है कि जिस बल का परिणामी रिजल्टेंट क्या होता है, 0 नहीं होता, जिस बल का रिजल्टेंट वैल्यू 0 नहीं हो तो वह क्या कहलाती है, असंतुलित बल कहलाती है। हम लोगों ने बल में पढ़ा था ना, बल 2 प्रकार के होंगे आपके, कौन सा, संतुलित और असंतुलित। संतुलित में क्या होगा, अगर रिजल्टेंट फोर्स 0 आ जाए, रिजल्टेंट फोर्स 0 आ जाए कि 2 फोर्स को हमने जोड़ दिया, -4 +4, दोनों को जोड़ के आंसर कितना आ गया, 0, तो ये क्या हो गया, संतुलित फोर्स। वही अगर -4 और एक तरह से आ गया +8, तो कितना आ जाएगा, -4 आंसर, +4 आंसर आएगा। तो 4 इसका मतलब क्या, 0 नहीं हुआ, माइनस में प्लस में 0 तो नहीं आया ना, तो 0 नहीं आया तो क्या कहलाएगा, असंतुलित बल, अनबैलेंस्ड फोर्स कहलाती है वो। क्या कहलाती है, असंतुलित बल कहलाती है। ठीक है, हाँ जी। चलो अभी क्लास स्टार्ट ही हुआ प्यारे बच्चे, जस्ट स्टार्ट किए, पहला लाइन पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। स्लाइड नंबर 1। दूसरा, संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार यदि कणों के किसी समूह पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस वस्तु का कुल संवेग अपरिवर्तित रहता है। संवेग के बारे हम लोग जान चुके हैं, संवेग को P से दिखाते हैं, मोमेंटम को, मास इनटू वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, आपका मोमेंटम आएगा। उस मोमेंटम के बारे में आपस में बातें भी फिलहाल मत कीजिएगा, है ना। जो बातें एक एक चीज है सबको मैं ध्यान से पढ़ाऊंगा, आप अच्छे से पढ़िए बस। खाली कह रहा है कि ये जो मोमेंटम है सर, संवेग संरक्षण के सिद्धांत, संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है, बस इस सिद्धांत के अनुसार यदि कोई कण, कोई पार्टिकल किसी समूह पर कोई बाह्य बल अगर नहीं लग रहा हो, किसी समूह पर अगर कोई बाह्य एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं, तो उस वस्तु का कुल संवेग जो है ना वह अनचेंज रहेगा। कब तक, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगा दिया जाए, ये कहता है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। नेक्स्ट आगे एक अभिकेंद्री बल, यहां से भी क्वेश्चन आता है, सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में, सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। अभिकेंद्री बल में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर बल वृत्त के केंद्र की ओर से कार्य करता है। मतलब कि सर ये जो सर्कुलर पाथ होगा, सर्कल होगा एक, उस सर्कल पर यहाँ पर मान लेते हैं अर्थ है और बीच में हमारा ये क्या है, सन है, तो या फिर इलेक्ट्रॉन घूम रहा हो नाभिक के चारों तरफ, तो ये जो कह रही है क्या, सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है, सेंटर के केंद्र की तरफ, नाभिक की तरफ एक फोर्स लगता है, इसलिए उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, अभिकेंद्री बल। क्या होगा, अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट,
अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपका। एक था सेंट्रीपिटल, ये सेंट्रीफ्यूगल क्या है में प्रतिक्रिया बल वृत्ताकार पथ पर चलायमान वस्तु द्वारा अन्य वस्तु पर लगता है, कि इसका जो है यह केंद्र से बाहर की तरफ लगता है फोर्स। इसका जो फोर्स का डायरेक्शन होगा केंद्र से बाहर की तरफ हो रहा होगा, केंद्र से बाहर की तरफ ऐसा रहेगा। दूसरा, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना या इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना, अभी पढ़ाए थे, यह किसका है? सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। यह उदाहरण कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये एग्जाम्पल्स आपके कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, है ना, कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया गया है अभिकेंद्रीय बल के बारे में। अगला है कि सर कपड़ा सुखाने की मशीन तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करती है। किस पर? जो अपकेंद्रीय बल अभी हम लोग पढ़े सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो सेंटर की तरफ नहीं, सेंटर से बाहर की तरफ फोर्स लगता है, जो सेंटर से बाहर की तरफ, तो वही आपका कपड़ा सुखाने का मशीन यानी कि वॉशिंग मशीन हो गया। जो दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन किस पर आधारित होती? अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है ना। आगे क्या है कि बल द्वारा एक वस्तु को एक अक्ष के परितः घूमने की प्रवृत्ति को क्या बोलते हैं? बल आघूर्ण कहते हैं। सर फिर से इसको समझाया जाए, कोई बात नहीं प्यारे बच्चे, आप ध्यान से समझो। जहां जहां हमको लगेगा कि यहाँ आपको दिक्कत हो सकता है तो मैं ऑलरेडी उसको फिर से रिपीट करूंगा, क्योंकि आप भले पहली बार पढ़ रहे होंगे हमसे, लेकिन हम आपके जैसे कई बच्चों को पढ़ाएं, तो कहाँ बच्चा का दिक्कत हो सकता है वो मालूम है। तो अब आप पर्सनली अगर किसी बच्चे को नया कोई दिक्कत हो रहा हो तो बता सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं उसमें। सर किसी फोर्स द्वारा एक वस्तु को एक अक्ष के परितः घूमने के लिए, कोई एक एक्सिस रहा, जैसे सन के चारों तरफ जो अर्थ घूमती है, तो ये क्या सन क्या हो गया? एक्सिस हो गया। या फिर अर्थ जो हमारा अपने अक्ष पर घूमता है, अर्थ फिक्स है, वहां जो अपने जगह पर रोटेशन कर रही है, जैसे पंखा, पंखा एक जगह फिक्स कर दिया गया है और वो उसी सेंटर पे घूमते रहती है, उसका जो फिक्स लॉक किया गया वो उसी एक्सिस पे घूमेगा। तो परितः घूमने की प्रवृत्ति को क्या बोलते हैं? बल आघूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण कहते हैं कि आपने फोर्स लगाया, लेकिन फोर्स क्या लगने के बाद वो क्या है? अपने एक ही एक्सिस पर क्या हो रही है? घूम रही है। अपने एक ही एक्सिस पर क्या हो जाएगी? घूमती रह जाएगी। उसी को हम क्या कहेंगे? बल आघूर्ण कह देंगे। चल, बल आघूर्ण एक सदिश राशि है, यह भी एग्जाम में पूछा गया है ना। बल आघूर्ण एक कैसा, कौन सी राशि है? एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक क्या होगा? न्यूटन मीटर। कई बार पूछा गया न्यूटन मीटर किसका एग्जाम्पल है, न्यूटन मीटर किसका एसआई मात्रक है? चल, बल आघूर्ण का। किसका है? बल आघूर्ण का। अगर आपने पीवाईक्यू बनाया होगा तो आपको याद होगा कि ये वाला मैंने बताया है कि हाँ इस वाले क्वेश्चन को किस तरह से बनाया गया है वहां पे। ठीक है, तो ये हमारा था दूसरा स्लाइड। पहला स्लाइड ये वाला रहा, जिसमें परिणामी बल 0 नहीं होता संतुलित कहलाएगा। समवेग संरक्षण के सिद्धांत क्या है वो पढ़ लिए, है ना। अभिकेंद्रीय बल क्या होता है वो पढ़ लिए, अपकेंद्रीय पढ़ लिए, अभिकेंद्रीय का एग्जाम्पल पढ़ लिए, अपकेंद्रीय का एग्जाम्पल पढ़ लिए, उसके बाद फिर पढ़ लिए बल आघूर्ण, है ना। इतना सब पॉइंट को हमने पढ़ा। अब इसके बाद हमने पढ़ रहे हैं, है ना, नेक्स्ट पॉइंट पर कि वर्क डन बराबर क्या होता है। एक इस पर क्वेश्चन कई बार बन चुके हैं प्यारे बच्चे, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने बताए हैं, बनाए होंगे आप सभी लोग, कि सर वर्क डन अगर हिंदी में इसको देखें तो कार्य बराबर क्या होगा। सर कार्य बराबर क्या है? कार्य बराबर क्या है? बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन, है ना। एक दूसरा होता है एफ एस कॉस थीटा। ये एस का मतलब क्या है? एस मतलब विस्थापन है ना, विस्थापन। एफ मतलब क्या हो गया? फोर्स हो गया।
और ये एंगल क्या है कि सर फोर्स के द्वारा फोर्स किस एंगल से लगाया गया है, फोर्स जो लगाया उस वस्तु पर किस एंगल से लगाया गया है। तो अगर थीटा का वैल्यू कुछ दिया होगा किस एंगल से लगाया जाएगा तो वहां पर ये लगा देंगे। पासवर्ड नहीं याद है कोई बात नहीं, आपका ईमेल आईडी है ना उसको कंप्यूटर वाला को दीजिएगा, जाके वो निकाल देगा, है ना। बहुत ऐसा होता है पासवर्ड याद नहीं रहता वो निकाल देता फिर से, है ना। हाँ जी, चलो उसकी कोई चिंता की बात नहीं है। क्या है कि एफ एस कॉस थीटा बल गुना विस्थापन। इस पर एक क्वेश्चन बनाए थे आप लोग ना कि कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है, ये पढ़ाए थे। कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है, तो किस पर निर्भर करता है सर, एंगल, इसको बोलते हैं कोण। कोण पर निर्भर करेगा, विस्थापित हुए जो वस्तु विस्थापित हुए उसका कोण, विस्थापन पर और फोर्स पर, है ना। और इसके अलावा इन तीन के अलावा, इस तीन के अलावा कोई और जो भी हो जाए वह सब क्या आ जाएगा, किस में आएगा, तो सर हमारा आएगा वह कि वह अपोजिट है, यानी वो गलत आंसर होगा, वर्क डन उस पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक। कार्य करने की दर क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है, इसको बोलते हैं पावर। क्या कहते हैं हम लोग, पावर कहते हैं जो। तो आप जो काम कर रहे हो वो काम करने का रेट क्या है, किस दर से काम कर रहे हैं, है ना, किस दर से काम होगा यह बताना है। क्या कह रही है कि आपका जो काम होगा, कोई भी काम जो कर रहे हैं तो काम करने का क्या दर है, किस रेट से काम कर रहे हैं। हमारे पास पावर ज़्यादा है तो हम किसी काम को जल्दी कर देंगे, अगर हमारे पास कम पावर होगा हम उसी काम को स्लो मोशन में करेंगे। तो हमारा पावर डिसाइड करता है कि हम किसी काम को कितने देर में कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा कौन, पावर डिसाइड करता है। जबकि ऊर्जा किसे कहते हैं कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, चाहे वो धीरे करें कि फास्ट करें फर्क नहीं पड़ता, काम हो रहा है ना। अब एक दिन का काम अगर 4 दिन में भी हो रहा है तो भी कोई दिक्कत बात नहीं है, तो भी काम तो हो रही है। ऊर्जा होगा उसके पास तभी तो काम करने की क्षमता उसके पास है ना। तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहेंगे, ऊर्जा। लेकिन कार्य किस रेट से हो रहा है वह क्या कहलाएगा, शक्ति। शक्ति और ऊर्जा में एक अंतर है हमारा, ये है दोनों में कार्य ही हो रहा है, लेकिन एक में है कितना स्पीड से हो रहा है, दूसरे में कहाँ बस चल रहा है। कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा, एक और कार्य और ऊर्जा साथ ही साथ ऊष्मा, इन तीनों का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। जबकि शक्ति का मात्रक क्या होगा, वाट। कई बार बता चुके हैं कि अगर हमारे पास पावर हो तो हम किसी की भी क्या लगा सकते हैं, वाट लगा सकते हैं, है ना। अगर हमारे पास पावर हो तो हम किसी की भी वाट लगा सकते हैं। ये तीसरा स्लाइड है, ये स्लाइड नंबर 3 है। आगे पढ़ेंगे कि सर एक क्वेश्चन आपका आया हुआ है, यहां से क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि सर घड़ी की चाबी में संचित कौन सी ऊर्जा होती है। घड़ी की चाबी में कौन सी ऊर्जा संचित रहती है, तो स्थितिज ऊर्जा। क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा संचित रहती है, स्थितिज ऊर्जा संचित रहती है। बात समझ में आई जी सर। एक पूछा था कि सर 1 HP 1 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट, कितना होता है 746 वाट हो जाएगा। एक अश्व शक्ति बराबर कितना हो जाए, 746 वाट आपका हो जाएगा। हाँ जी, इसको भी याद रखेंगे, यह भी आपका PYQ पूछ लिया गया, PYQ है ये भी PYQ है आपका। आगे देखेंगे सर वह न्यूनतम वेग जिसमें प्रक्षेपित करने पर कोई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र से बाहर निकल जाए, है ना। मतलब वह न्यून, जैसे कि हमारा ये ऑब्जेक्ट है, ये अभी अगर छोड़ेंगे तो नीचे धरती की तरफ जाएगा। अगर हमने इसमें फोर्स लगाया और ये धरती के ऊपर उठने लगे, हम चाहे जितना फोर्स लगाएं तो उतना उस वस्तु पर जितना फोर्स लगाया कि वह धरती का जो ग्रेविटेशन है उससे क्या हो जाए, दूर होने लगे, है ना।
उस धरती के ग्रेविटेशन से जैसे ही दूर जाना शुरू कर दिया तो वो जो वेलोसिटी कहलाएगा वह कहलाएगा आपका पलायन वेग, या इसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। क्या कहते हैं? एस्केप वेलोसिटी, कि वह वेलोसिटी जिस पर कोई वस्तु धरती के ग्रेविटेशन से एस्केप हो जाए, ग्रेविटेशन से दूर हटने की कोशिश करने लगे, इतना पावर उसमें लगा दिया गया हो। ठीक है, तो वैसे पार्ट को क्या कहेंगे हम लोग? एस्केप वेलोसिटी कहेंगे, या पलायन वेग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पलायन वेग। यह भी आपका पी वाई क्यू है प्यारे बच्चे, ये पार्ट भी आपका पी वाई क्यू है। जरूरी नहीं कि सब 25 में पूछा है, 22, 23, 24 है ना, 18, 19 हर जगह पे पूछा हुआ पार्ट आपको बता रहे हैं। दूसरा एक पार्ट यहां से तो कई बार क्वेश्चन मैंने पढ़ाया है, आपने बनाया है कि चंद्रमा पर स्मॉल जी का वैल्यू पृथ्वी के जी के वैल्यू का 1/6 गुना होता है, जिस पर आप लोग क्वेश्चन भी बनाए हैं कि अगर हमारा धरती पे किसी का 60 न्यूटन वजन है तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा? तो 1/6 हो जाएगा। सर कितना हो गया? 10 न्यूटन आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10 न्यूटन। ऐसा कई बार बना चुके हैं। फिर जी की वैल्यू जो हमारी स्मॉल जी की वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो अप्रोक्सीमेट इसको हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी मान के चलते हैं। और ये स्मॉल जी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सर स्मॉल जी निकालने का फॉर्मूला एक आता हमारा, स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम। कैपिटल एम यानी कि मास ऑफ अर्थ बाय रेडियस ऑफ स्क्वायर किसका? अर्थ का। ये हमारा फॉर्मूला होगा। इसी का वैल्यू कितना आता है? सर इसी को फॉर्म कर हम लाते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लगभग अप्रोक्सीमेट आती है पर 1 केजी। हर 1 केजी पर इतना हमारा का स्मॉल जी का फोर्स लगता है। ठीक है, हर 1 केजी पर केजी, हर 1 केजी पर कितना फोर्स लगेगा? जी फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा? जी फोर्स। जी का वैल्यू 9.8 लगेगा, है ना? हाँ जी। और इसी के द्वारा हम क्या निकालते हैं? डब्ल्यू निकालते हैं, वेट के डब्ल्यू बराबर क्या होगा? एम जी। सर जितना मास हो गया उस मास को अगर जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा वो क्या निकलेगा? वो भार कहलाता है। डब्ल्यू यहाँ पर क्या वर्क डन नहीं है, यहाँ क्या है? भार। भार बराबर क्या हो गया? मास गुना ग्रेविटेशन। ये फॉर्मूला भी पढ़ चुके हम लोग। आगे आते हैं, है ना? जितना भी इंपॉर्टेंट बातें हैं उन सभी बातों को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। आप जो भी आप कमेंट कर रहे हैं फालतू के, मतलब समझ लीजिए आप एक एक नंबर छोड़ रहे हैं अपने एग्जाम में, क्योंकि आप अपना जो कमेंट लिखे हैं दूसरे को उसका फिर वेट कर रहे हैं वो लिखा कि नहीं लिखा, है ना? कविता राय जी, तो थोड़ा सा आप देखिए यहाँ पर, है ना? आगे आते हैं। ये महा मैराथन क्लास के रूप में देख रहे हो आप। हाँ जी, यूट्यूब पर अलग चलेगा, ये भी समझ लीजिए कि 1 शॉट के रूप में चल रहा है। बाकी यूट्यूब पर चलेगी हमारी, ये देख लो, 8 से 10 एसएसटी चलेगा, 10 से 12 रीजनिंग चलेगा आपका होगा, 12 से 3 बजे तक मैथ्स चलेगी, 3 से 5 साइंस चलेगा हमारा, है ना? 5 से 6 हिंदी चलेगी आपकी, और इंग्लिश आपका 3 से 4 बजे तक चलेगी, वो एक्स्ट्रा आपका थर्सडे और फ्राइडे को रहेगा। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट बात, ये फाउंडेशन बैच है, जो अभी तक अगर नहीं लिए हैं तो जाकर ले लीजिएगा प्यारे बच्चे। ये आप सबके लिए होगा जो बच्चे चाहते हैं कि हाँ सर हम स्टेट पीसीएस का, बिहार एसएससी का, या बीपीएससी टीआरई का, या बिहार पुलिस का आपका, या एसएससी एग्ज़ाम्स का, रेलवे एग्ज़ाम्स का कोई भी तैयारी करना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर बेस से स्टार्ट किया, बेसिक पॉइंट से स्टार्ट किया जाएगा, और जिस एग्ज़ाम के लिए आप तैयार हो रहे हैं उन सभी एग्ज़ामों को फोकस्ड होकर के पढ़ाया जाएगा, है ना? ये वीवीआई रिवीजन बैच क्या आप लोग पढ़ रहे हो उसके अंतर्गत, ये तो जानते ही हैं। आगे आते हैं। हाँ जी, ठीक है। पृथ्वी के पलायन वेग, अभी जो पलायन वेग पढ़े इसके वेलोसिटी, जो ऐसा वेलोसिटी कि किसी वस्तु को क्या कर दे? ग्रेविटी से बाहर निकालने की कोशिश कर दे। किसी वस्तु को ग्रेविटी से ही बाहर निकाल दिया जाए तो कहा जाता है अगर किसी वस्तु को आप 11.2 किलोमीटर की रफ्तार से फायर करते धड़ाम, तो वो क्या होगा? इसके वेलोसिटी के बराबर माना जाता है।
या फिर जबकि सौर मंडल के लिए पलायन वेग कितना है 42 किलोमीटर, कि अगर 42 किलोमीटर की रफ्तार से किसी वस्तु को आपने फेंका है तो वह क्या हो जाएगा कि अपने सोलर सिस्टम के ग्रेविटेशन से बाहर बाहर भाग जाएगा। जबकि चंद्रमा कितना होता है 2.4 भैया, क्योंकि वहां पर वायुमंडल है नहीं, जरा सा झटका मारने के फट से उड़ जाएगा तुरंत, है ना। चलो, भू स्थिर उपग्रह का घूर्णन काल 24 घंटे का होता है, ये हम लोग जानते हैं कि सर जो अर्थ है वह अपने जगह एक्सिस पर जो डिस्को करेगी, मतलब घूमेगी, डांस करेगी, जो जिससे दिन और रात होते हैं, है ना। ये जो दिन और रात हो रहा है तो इसके टाइम पीरियड क्या है 24 घंटा है, के तुल्य होता है तथा पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर दिखाई देता है ना। ये जो घूम रहा है लगातार घूमता है हमको, लेकिन हमको क्या लग रहा है कि पृथ्वी तो रुका हुआ, कहीं तो घूम ही नहीं रहा, जबकि भैया पृथ्वी तो अनरेस्ट है, रेस्ट में तो है ही नहीं, अनरेस्ट है वो, है ना। फिर आते हैं दाब। दाब के बारे में क्या पढ़ते हैं सर, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो क्या हो गया न्यूटन पर वर्ग मीटर, न्यूटन वर्ग मीटर, या इसी को क्या कहेंगे पास्कल भी कहते हैं, न्यूटन वर्ग मीटर को क्या कहता है पास्कल। तो दाब का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहलाता है, जिसको शॉर्ट में क्या कहेंगे कि सर न्यूटन मीटर स्क्वायर इक्वल टू एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। किसका होगा प्रेशर की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी आपकी न्यूटन मीटर स्क्वायर, या कहेंगे पास्कल, या इसी को टॉर भी कहते हैं, इसी का बार भी आता है अलग अलग पार्ट में। वायु दाब मापी क्या कहता है बैरोमीटर, वायु दाब मापी जो हमारा वायु में कितना दाब है, वायु का दाब किसे मापते हैं बैरोमीटर मापते हैं हमारा, का पारा का अगर इसका वैल्यू दिखा रहा है कि उसमें जो पारा है अचानक बढ़ जाता है, उसकी रीडिंग अगर दिखा रहा हो उसका रीडिंग अचानक क्या हो जाए बढ़ जाए, तो यह सूचित करता है कि मौसम स्वच्छ रहेगा। लेकिन अचानक अगर गिर जाए, अगर उसका रीडिंग अचानक गिर जाए तो क्या कहलाएगा आंधी आने वाली है सर, तब क्या आने वाली है आंधी आने वाली होगी, अगर अचानक रीडिंग क्या हो जाए बैरोमीटर का नीचे गिर जाए तो, है ना। वो क्वेश्चन पढ़ा चुके हम लोग। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार तथा सेविंग ब्रश को जल से निकालने पर इसके केस आपस में सटे रहते हैं, है ना। एक तो ये हो गया कि सर बारिश की बूंदें जो वहां तो लंबी लंबी गिरती है, लेकिन सरफेस टेंशन की वजह से क्या होता है वो छोटा हो जाता है, गोल ऐसा हो जाएगा, क्योंकि पानी चाहता है कि हम अपने एरिया को जितना हो सके उतना कम कर दें, जितना कम हो सके उतना कम करके हम लोग नीचे आएंगे, तो यह क्या कहलाएगी सर, यह कहलाएगा पृष्ठ तनाव की वजह से। उसी में कि जब महिलाएं या फिर कोई पुरुष हो, या बड़ा बड़ा बाल जब होता है इसका, खास करके महिलाओं का बाल बड़ा होता है, तो बड़े बड़े बाल जब बाल भींगा होगा तब बाल ऑटोमेटिक क्या होगा चिपक जाएगा, है ना। तो उसका बाल जो होता है उस समय महिलाओं की जो बाल होगी वह किस प्रकार होगा, आई देखो पीला पीला बाल, मान लो कि आजकल के जो हाईलाइट किया हुआ बाल है महिलाओं का, कुछ इधर से ऐसे आएगा, है ना, ऐसा हो गया। इधर खोपड़ी है भैया, इधर क्या है खोपड़ी है, इधर खोपड़ी से बाल क्या हो रही है चिपक रही है, इधर बाल क्या हो रहा है चिपक रहा है, तो बाल क्या हो जाएगा यहाँ पर आके चिपक गया, तो चिपक गया ये किसकी वजह से, तो सर ये हो रहा है सरफेस टेंशन की वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से, कि इसमें पानी की वजह से क्या पानी चाह रहा है कि इसको हम जितना हो सके एरिया को हम कम कर लें, है ना, जितना हो सके अपने एरिया क्या कर सके कम कर सके, यह किसकी वजह से है सरफेस टेंशन की वजह से। उसी बात को लिखा है कि अगर ब्रश का जो पेंटिंग ब्रश होगा उसका जो हेयर होगा उसको भिंगाएंगे तो भी क्या होगा चिपका हुआ दिखेगा, है ना। हाँ जी, हाँ ये आर्टिफिशियल खोपड़ी है ना। चलिए आगे आते हैं। केशिकत्व कैपिलरिटी, यहां से भी क्वेश्चन आपने कई बार बनाया है, कैपिलरिटी से, कैपिलरिटी एक टॉपिक आपने पढ़ा होगा,
हाँ जी, चलो, क्या हुआ भैया, किसको अपना महिला मित्र याद आने लगा? अभी महिला मित्र को साइड करना है, यहाँ पहले पढ़ना है ना? चलो केशिकत्व के कारण लालटेन की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। लालटेन जल रहा होता है जो, है ना? अब तो सब लाइट जला रहा वो अलग चीज है। पहले जमाने में, आज से आप 10 साल पहले भी, है ना? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये जो लालटेन जलेगा, जैसे मान लेते हैं ये हमारा है, तो इसमें यहाँ पर बत्ती लगाएंगे, बत्ती जाएगा अंदर, तो इस बत्ती का जो है अपने आप पानी ऊपर चढ़ता है, तब ना ये जल रहा होगा। यहाँ अगर तेल डालें, केरोसिन तेल यहाँ पे जलाएंगे, तो केरोसिन तेल यहाँ से ऊपर जाएगी, ये जलना शुरू होगा। क्यों? तो सर नीचे से पानी ऊपर कहीं जाएगा, तो ये जा रहा है कैपिलरिटी के ऊपर वजह से, केशिकत्व की वजह से, है ना? हाँ जी निखिल जी, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, केशिकत्व की वजह से हो जाएगा। आगे सर नेक्स्ट में आते हैं, कोई भी ऐसा पार्ट जिसमें लिक्विड अगर नीचे से ऊपर की ओर चढ़ रहा हो किसी के सहारे, है ना? अगर लिक्विड किसी के सहारे ऊपर की ओर चढ़ रहा है, तो मतलब वहां पे क्या हो रही है? केशिकत्व हो रहा है, वहां पर कैपिलरिटी आ रही है। ठीक है, हाँ जी। आगे आते हैं, ब्लॉटिंग पेपर से स्याही का सुखाया जाना भी क्या है? केशिकत्व के कारण ही होता है। यह आपका भी एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, इसको याद रखिएगा, है ना? नेक्स्ट है कि सर ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंग का एग्जाम्पल है। ध्वनि तरंग कैसा तरंग है? यह एक अनुदैर्ध्य तरंग है। कैसा तरंग है? यह एक अनुदैर्ध्य तरंग है। जबकि प्रकाश तरंगे एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश तरंगे कैसी है? एक अनुप्रस्थ तरंग है। यहाँ दोनों से क्वेश्चन बन चुका है, चाहे वह ध्वनि का हो या प्रकाश का हो। इसमें एक और आपका आएगा कि विद्युत चुंबकत्व। विद्युत चुंबकत्व, विद्युत चुंबकत्व ये कौन सी तरंगे हैं? तो सर यह भी आएगा अनुप्रस्थ तरंग में ही आएगा। विद्युत चुंबकत्व जो होगा यह कौन सा तरंग है? तो विद्युत चुंबकत्व भी किस में आएगा? अनुप्रस्थ में। क्योंकि प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकत्व के फॉर्म में क्या होती है? ट्रांसफर होती है। विद्युत चुंबकत्व तरंगे के रूप में ट्रांसफर होती है, वो कौन सी है? अनुप्रस्थ तरंगे होती है ना? चलिए सर, आवृत्ति का एच जेड जो हर्ट्ज में मापा जाता है, यानी कि आवृत्ति का एस आई यूनिट क्या होता है? आवृत्ति का एस आई यूनिट, एस आई यूनिट क्या हो जाएगा आपका? सर एस आई यूनिट क्या हो जाएगा आपका? तो सर ये हो जाएगा हर्ट्ज, एच जेड। आवृत्ति का एस आई यूनिट, एस आई यूनिट क्या हो जाएगी आपकी? एच जेड हर्ट्ज कहलाती है। और यहां से भी देखो एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस आपको रहेंगे तो ये वैल्यू दिया रहेगा, लेकिन ये हवा वाला जो एक बार पूछ लिया था कि ध्वनि का वेग हवा में कितना होता है, ध्वनि का वेग हवा में कितना होता है? तो 332 मीटर पर सेकंड होता है। न्यूमेरिकल अगर देगा तो वो दे दिया जाएगा कि हवा में इतना है, इसमें इतना है, तो न्यूमेरिकल बताइए कुछ ना कुछ जो भी रहेगा। लेकिन एक बार ऐसा रहा कि सिर्फ इसका स्पीड पूछा ध्वनि का, तो कितना है? 332 मीटर पर सेकंड। फिर जल में कितना होता है? तो 41483 होता है। लोहे में कितना होगा? 5153 हो जाएगा, है ना? और हम लोग पढ़ चुके हैं सर, सॉलिड में सबसे ज्यादा साउंड ट्रेवल करेगी, उसके बाद लिक्विड में करेगा, सॉलिड के बाद किस में आएगा? लिक्विड में होगा, और सबसे लास्ट में किस में होगा? गैस में, यानी हवा में। तो यहाँ देखो है ना, ध्वनि में 332, पानी में 483, और लोहा, लोहा क्या सॉलिड है? 5133। सबसे ज्यादा किस में होता है? एल्यूमिनियम में, लगभग 6400। एल्यूमिनियम में 6300 कुछ रहता है, इसमें कभी कभी 6400 भी दिखाई देता है। एल्यूमिनियम में आपका रहेगा 6379, ऐसे कुछ यहाँ पर रहेगा। तो 6300 6400 के आपके आसपास रहेगा, वो सबसे हाईएस्ट आपका रहेगा। नेक्स्ट है कि ध्वनि का वेग पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता भैया। ध्वनि का
वेग पर दाब का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, दाब घटे बढ़े उसका साउंड के स्पीड पर कोई असर नहीं पड़ेगा, साउंड के स्पीड पर कोई असर नहीं होगा, यह बात याद रखें, है ना। ठीक है, चलो आगे आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। ध्वनि की चाल, है ना। अब भैया वो निखिल जी आपको बोल तो दिए, बेशक कर सकते हैं, अगर आप अभी से तैयारी करके रखिएगा तो जब एग्जाम होगी तो आपको दिक्कत नहीं होगा, ऑलरेडी पहले से पढ़े हुए हैं। बोल तो दिए, हाँ कर सकते हैं, फिर एक ही बात को पूछ रहे हैं बार बार। ध्वनि की चाल तरंग दैर्ध्य एवं आयाम पर निर्भर नहीं करता है ना। हाँ जी। ध्वनि की जो चाल है वो ना तरंग दैर्ध्य पर और ना ही आयाम पर निर्भर करेगा, इस दोनों पे निर्भर नहीं करेगी। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर ध्वनि की आवृत्ति नहीं बदलती है ना। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है आपको कि सर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना हो तो ध्वनि की आवृत्ति क्या बदलती है, या इनमें से माध्यम बदलने पर ध्वनि का माध्यम बदलने पर क्या नहीं बदलता, आवृत्ति। ध्वनि का माध्यम बदलने पर क्या नहीं बदलता, आवृत्ति नहीं बदलता है। ठीक है, ध्वनि का चाल किस पर निर्भर नहीं करता, तरंग दैर्ध्य पर, आयाम पर। डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिंपल सा बताना है बात आपको। आयाम को एम्पलीट्यूड कहते हैं हम लोग अंग्रेजी में। एक बात और, सर अगर वॉइस साउंड अगर 20 हर्ट्ज से नीचे है, 20 हर्ट्ज से नीचे, हर्ट्ज क्या आवृत्ति का फ्रीक्वेंसी का क्या है ऐसा यूनिट है, अगर 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाले ध्वनि तरंग है तो उसे क्या कहेंगे, अवश्रव्य। क्या कहलाएगा, अवश्रव्य। अब मतलब 20 से नीचे, 20 हर्ट्ज से नीचे, जिसको कुत्ता बिल्ली सुन सकता है। वहीं अगर 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक अगर हो जाए, 20 से लेकर के 20,000 जिसको हम लोग सुन सकते हैं तो वो क्या कहलाएगा, ऑडिबल साउंड। ये क्या कहलाता है, ऑडिबल, जिसको हम सुन सकते हैं, सुनने योग्य, ऑडिबल साउंड हमारा हो जाएगा, जिसको अंग्रेजी में ऑडिबल, हिंदी में कहें तो श्रव्य तरंगे। और वही अगर 20,000 से ऊपर चला जाए तब सर, तो 20,000 से ऊपर चला जाएगा तो पराश्रव्य तरंगे आपकी हो जाएगी। क्या कहलाएगी, पराश्रव्य तरंगे आपकी हो जाएगी। ये तीनों पॉइंट से क्वेश्चन बन चुका है, ये वाला दोनों से और एक इससे भी। इसका एक एग्जाम्पल पूछा जाता है, कुत्ता बिल्ली चमगादड़ यदि आदि क्या है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगों को भी सुन सकता है। इसका एक और पार्ट होगा, ये पराश्रव्य तरंगों को, पराश्रव्य मतलब अभी जस्ट पढ़े सर, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर का प्रयोग समुद्र की गहराई पता करने, ट्यूमर का पता लगाने, वायुयान तथा घड़ियों के पुर्जों को साफ करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग करते हैं, है ना। पराश्रव, यहाँ जितने भी एग्जाम्पल लिखे गए ना सबको पूछ लिया गया है, सारे एग्जाम्पल्स आपके पूछे गए हैं, सारे एग्जाम्पल्स आपके पूछ लिए गए हैं। ठीक है भैया, आगे आ जाओ। सर प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह, यानी जी प्रतिध्वनि मतलब क्या होगा, इको। हमने बोला और कहीं से टकरा के फिर वापस आया, तो हम जो बोल रहे हैं और जिससे टकरा के वापस आएगा तो हमारे और टकराने वाले वस्तु के बीच का दूरी कितना होना चाहिए, लगभग 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। कितना होना चाहिए, 17 मीटर की दूरी मिनिमम। अगर 17 से कम होता है तो फिर परावर्तन नहीं होगा, मतलब वहां पे इको नहीं सुनाई देगा आपको। बड़ा 17 मीटर से टच कर गया, 17 ज्यादा हो गया तो आवाज गूंजेगा, आप जो बोलिएगा आवाज पूरा वाइब्रेट करेगा पूरे एरिया पे। और क्योंकि साउंड हम लोग जान चुके हैं, हाँ उसी को सोनार पढ़ेंगे कि सोनार समुद्र की गहराई पता करते हैं किस मशीन से, सोनार से। साउंड नेविगेशन रेंज एंड रेंजिंग, उसमें किसका प्रयोग करते हैं, पराश्रव्य तरंगों का, है ना। ये तो पढ़ा चुके हैं, समुद्र की गहराई पता लगाते हैं लोग सोनार से। उसी सोनार का जो प्रयोग हो रहा है, तो सोनार में कौन सी तरंग यूज हो रही है, पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग कर रहे हैं। ये डायरेक्टली लिख लीजिए यहाँ पर, है ना, सोनार का प्रयोग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, है ना।
ठीक है। हाँ जी। फिर क्या है कि सर लोलक, जिसको पेंडुलम बोलते हैं, घड़ी का पेंडुलम, लोलक का आवर्त काल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। लोलक का आवर्त काल उसके द्रव्यमान पर नहीं, उसके लंबाई पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करेगा? आवर्त काल लोलक के लेंथ पर, लेंथ पर डिपेंड करता है, डिपेंड करता है, ना कि द्रव्यमान पर। कान पर ध्वनि का प्रभाव, आप जो किसी बात को सुने तो वह 1/10 सेकंड तक रहता है। कब तक रहेगा? 1/10 सेकंड तक रहेगा। ठीक। हाँ जी सर जी। चलिए, यहाँ तक की बातें क्लियर। ये तो सिर्फ डायरेक्टली स्टैटिक के रूप में याद कर सकते हो। सर ध्वनि के अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूर तक सुनाई देती है। वैसे भी देखो, रात में पूरा शांत रहेगा, आप बोलोगे तो आवाज जाएगा, तो क्यों जा रहा है? सर ध्वनि के अपवर्तन की वजह से। ध्वनि के अपवर्तन, साइंटिफिक प्रूफ है, ध्वनि के अपवर्तन की वजह से, है ना। आगे आइए। सर दूर, यास्मीन जमाल हो गया, अब एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं, उसे क्या हो जाएगा, है ना। होगा कुछ नहीं ना, पढ़ना तो पड़ेगा। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक। क्या है भैया? पारसेक हो गया। खुश? यस सर, मजा आ गया, है ना। दूरी मापना हो तो सर किलोमीटर में मापते हैं, सेंटीमीटर में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए आपके घर से मार्केट की दूरी 1 किलोमीटर है और आपके घर में कोई मेहमान गया, वो उसको मालूम नहीं मार्केट का है, उन्होंने पूछा भैया मार्केट यहाँ से कितना दूर, आप उसको बोल रहे हो यहाँ से वही 1,000 मीटर है, ज़्यादा नहीं है, 1,000 मीटर की दूरी पर क्या है? मार्केट है। उसका तो खोपड़ी लग, 1,000 मीटर, वाह भैया उतना दूर कौन जाएगा, है ना, बहुत दूर है। तो लोग जाते कैसे मार्केट? बोला तब 1,000 मीटर तो चले जाते हैं दौड़ के। वो सोचेगा वाह बड़ी बाबा, 1,000 मीटर दौड़ के चले जाता है ये लोग, हाउ इज इट पॉसिबल? क्यों? क्योंकि उन्होंने मीटर किलोमीटर पे ध्यान नहीं दिया। अगर उसी को फिर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दे तो 2 जीरो और बढ़ जाएगा भैया, है ना। 1,000 का कितना हो गया आप? 1 लाख, है ना। हाँ जी, 1 लाख, 1 लाख सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब लो, और वो उसका खोपड़ी हिल जाएगा। 1 लाख सेंटीमीटर को मारा गोली, 1 लाख, बाबा रे बाबा, ये अर्थ के पार हो गया। कह जी भैया मार्केट यहाँ से। ठीक है। तो हम लोग जहाँ जैसा जरूरत होता है उसके यूज करते हैं, लेकिन सबसे हाईएस्ट जो, अगर अर्थ से हमको प्लूटो का डिस्टेंस मापना हो तो पारसेक में मापेंगे हम। हाँ देंगे पीडीएफ, चिंता मत कीजिए। ठीक है। हाँ जी। चलो आगे क्या है? संवेग अगर 2 गुना करने वो हो जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी गुनी होगी? 4 गुनी हो जाएगी। ये तो कई बार बता चुके हैं, क्वेश्चन भी इस बार कई लगभग 3-4 बार रिपीट हुआ है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट आपका हो गया। वायुमंडलीय दाब मापी बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो बता ही दिए ना, जैसे नीचे गिरा तो आंधी आएगी, और धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा आने की संभावना हो, और उठ जाएगा तो क्लियर विजन है, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, है ना। पारसेक पहली बार सुने हैं, कोई बात नहीं। लाइट ईयर सुने हैं ना जी, लाइट ईयर से बड़ा पारसेक होता है ना। कि सर आपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। आपेक्षिक घनत्व को, रिलेटिव डेंसिटी को किससे मापते हैं हम लोग? रिलेटिव डेंसिटी को मापा जाता है किससे? तो हाइड्रोमीटर से। हाइड्रोमीटर से फास्ट कर देंगे हम तो, तुरंत फास्ट कर देंगे। फिर बोलोगे सर ये वाला समझ में नहीं आया, थोड़ा सा फास्ट करते हैं, जहां होगा बताइएगा। ठीक है। सर लोलक की लंबाई बढ़ने पर आवर्तकाल बढ़ जाता है, अभी जस्ट लिखे कि लेंथ पर डिपेंड करता है। तो लोलक यानी कि पेंडुलम की लंबाई बढ़ेगा तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा, यानी कि डायरेक्टली हो गया कि जो पेंडुलम की लंबाई है उसका टाइम पीरियड पर क्या होगा? लेंथ ऑफ पेंडुलम, लेंथ ऑफ पेंडुलम, पेंडुलम पेंडुलम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड, टाइम
पीरियड हो जाएगा भैया, ठीक है जी। सर पारा जो है मरकरी, कौन करी, मरकरी -39 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाता है, जम जाता है ना। -39 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। लोलक मतलब पेंडुलम भैया, वो पेंडुलम वाली घड़ी ना, देखो ऐसे ऐसे टन टन टन, पेंडुलम घूमता है ना, वही वाला इसे। आगे देखो, ठोसों में उष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा होता है। ठोस में, ठोस में किस में, सॉलिड में कंडक्शन मेथड होता है, वहीं गैस और लिक्विड में संवहन विधि द्वारा होगा, इसको कन्वेक्शन कहते हैं अंग्रेजी में। माय डियर अंग्रेज, लुक एट दिस अंग्रेजी मीडियम, कन्वेक्शन, कन्वेक्शन भैया हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कंडक्शन मेथड, इसमें कांटेक्ट में होता है। इसमें कन्वेक्शन में क्या होगा सर, कांटेक्ट में नहीं, क्या जाते हैं, नजदीक जाते हैं सर, क्या जाते हैं, नजदीक में। इसमें क्या होगा, कांटेक्ट में, इसमें कांटेक्ट में आने पर हो जाएगा ट्रांसफर हीट, ठीक है जी। आगे, सोनोमीटर एक स्वर मापी है। सोनोमीटर क्या है, एक स्वर मापी है। स्वर किससे मापते हैं, सोनोमीटर से। सोनोमीटर से क्या मापते हैं, स्वर मापते हैं। आगे, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है एवं आयतन सबसे न्यूनतम होती है। इस वाले पार्ट को भैया इसे पकड़ के रट लेना है, चाट जाना, घोर के पी जाना है। लगभग 8 बार पूछ चुका भाई साहब इसको, 8 बार पूछ चुका है, सोच सकते हो एक एक क्वेश्चन को, नया कुछ मेरा चिपकाओ। या तो कहीं पूछेगा कितने डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे अधिक होगा, जल का घनत्व कितना डिग्री सबसे ज्यादा किस में होगा, 4 डिग्री पर। या फिर जल का आयतन सबसे कम कितने पर होता है, 4 डिग्री पर। 4 डिग्री पर जल का सबसे कम क्या होता है, आयतन। 4 डिग्री पर सबसे ज्यादा क्या होता है, जल का घनत्व। किसी तरह घुमा फिरा के पूछ पाछ के लाइन वही है, ठीक है। आगे देखो, सर आसमान में बादल छाए रहने पर वातावरण में गर्मी महसूस होती है, क्यों। बादल छाएगा तो गर्मी ज्यादा होगा। भैया तुम कंबल ओढ़ के सूत जाओगे तो गर्मी नहीं लगेगा। सर कंबल का बादल से क्या कनेक्शन है ना, आप कंबल ओढ़ लिए तो आपके बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बाहर निकल नहीं रहा, जाता है टकरा के फिर वापस आ जाता है, फिर आपके पास मस्त गर्मी लगा सर, गर्मी में गर्मी लगा दी। वही बादल है, बादल ऐसे कवर कर लिया तो यहाँ का जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो रेडिएशन के तो बाहर थ्रो कर रहा चाहता है फिर इन्वायरमेंट में, तो बादल क्या है उसको फिर वापस कर दे, इधर वाह कम हियर, कहीं जाना नहीं है, इधर वापस चलो, है ना, गार्ड बैठा हुआ इधर, तो क्या होगी, गर्मी होगी इस वजह से, है ना। वायुमंडल संवहन विधि द्वारा गर्म होती है। जो हमारा वायुमंडल है वह कन्वेक्शन मेथड से गर्म होता है हमारा, क्या होता है, कन्वेक्शन मेथड से। आगे, वायु तथा निर्वात, है ना। हाँ जहां देखेंगे चार वहीं टिक मारेंगे, डिपेंड करता है क्वेश्चन पर, क्वेश्चन किसका दिया हुआ है ना। वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम होती है भैया, ये भी तो एकदम रट्टा मार ली है कई बार। 3 × 10⁻⁸मीटर पर सेकंड होता है, हाँ जी। वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है, अधिक होती है, सबसे अधिक होती है, कितना होता है वो है सर, बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। क्यों, क्योंकि सर इसका वेवलेंथ सबसे कम होता है, ये पढ़ा चुके हैं, इसका वेवलेंथ सबसे कम होता है। कई बार पढ़ा है भैया, कई बार, हेलो इधर आओ, कई बार पढ़ा है कि नहीं, बोला नहीं सर कोई बात नहीं, दूर जाता हूँ। जब नहीं पढ़े तो फिर कोई दिक्कत नहीं, अब पढ़े हैं तो फिर वहीं खड़े रहो जहां नजदीक आए थे, है ना। तथा लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे कम होता है। क्यों, क्योंकि लाल रंग का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से इसका प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग, सर सिग्नल के रूप में, है ना। आए, वेरी गुड, चलो बहुत खूब भैया, है ना। प्रकीर्णन सबसे अधिक, वेवलेंथ कम।
वेवलेंथ कम, प्रकीर्णन सबसे कम, वेवलेंथ सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा, है ना? यस सर। हाँ जी, आगे आ जाओ। आए। आकाश का रंग नीला क्यों दिखता है सर? प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से। कई बार बना चुके हैं क्वेश्चन, पी वाई क्यू पूछा है भैया इसका, पी वाई क्यू कई बार पूछा है ना? हाँ जी, पी वाई क्यू कई बार पूछा है आपका। हाँ जी सर जी, बताओ। अगर दो दर्पण एक दूसरे के समांतर हो, दो दर्पण दूसरे के समांतर हो तो उनके बीच रखी वस्तु का अनंत प्रतिबिंब बनता है। समानांतर हो, पैरेलल, एक दो, 0 डिग्री का रेफरेंस हो, कोई डिग्री एंगल नहीं बना रहा है, तब क्या होगा कि सर यहाँ बीच में वस्तु हो जाए तो इसका क्या होगा? इनफाइनाइट फोटो बन जाएगा। फोटो कितना बनेगा? इनफाइनाइट। हाँ जी सर। चलो नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। इसी में एक बार आप आते हैं ना कि सर दो दर्पण को अगर आप किसी एंगल पे झुका दिए हो तो अगर सम होगा, अगर सम यानी कि जैसे कि 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री ऐसा हो जाए तो क्या कहेंगे? 360/θ-1, ये फॉर्मूला लगाएंगे। क्या निकालने के लिए? प्रतिबिंब की संख्या निकालने के लिए, कितना प्रतिबिंब है। एन मतलब प्रतिबिंब की संख्या, इसको एन दिखा देंगे तो ये क्या क्या लगेगा? एन बराबर इतना। ठीक है, वही अगर विषम हो तो सर कोई बात नहीं भैया, विषम होगा। विषम मतलब 45 डिग्री अगर हो जाए, 55 डिग्री हो जाए, 65 डिग्री हो जाए, कुछ भी अगर विषम संख्या होगा तो क्या कहलाएगा? 360/थीटा। थीटा क्या है? वही एंगल है, 45, 50, 60, 70, 80, 80 ने, है ना? हाँ, इधर वाला 80 हो जाएगा। हाँ जी। कितना बजे तक क्लास चलेगा? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, आगे देखो इधर। सोलर कुकर, सोलर कुकर, परावर्तक दूरबीनों, सर्च लाइट, रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच करने के लिए हम लोग या हजामती दर्पण के उपयोग का, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं भैया। बहुत सही सर। प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। पानी के अंदर रखी छड़ी टेढ़ी दिखाई पड़ती है, क्यों? प्रकाश के अपवर्तन के कारण, है ना? ये कल वाले क्लास में पढ़े थे ना हम लोग, फोटो भी दिखाए थे, टेढ़ा दिख रहा था। हीरे का चमकना, हीरा क्यों चमकता है? रेगिस्तान में मरीचिका का बनना तथा कांच में आए दरार का चमकना, कांच में क्रेक हो गया वो चमक रहा हो, क्यों चमकता है? TIR पढ़ाए थे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से, है ना? बात समझ में आई? है ना? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से हमारा होगा, है ना? अरे क्वेश्चन ये तो है। हीरे का, हीरा क्यों चमकता है? सर TIR की वजह से। रेगिस्तान में मरीचिका क्यों बनता है? TIR की वजह से। कांच में आए दरार क्यों चमकता है? TIR की वजह से। फिर बोलता है सर कुछ कुछ, ये नहीं सर वो नहीं, दिस नहीं, दैट नहीं, है ना? उत्तल दर्पण का उपयोग मोटर कार के साइड मिरर के रूप में प्रयोग होता है। ब्लाइंड टर्न जहां होती है, रोड 90 डिग्री घूम गया हो, उस जगह पे प्रयोग करेंगे हम लोग। ठीक है सर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डाईऑप्टर। डाईऑप्टर मतलब पावर, पावर, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस अंग्रेजी में कहें तो पावर ऑफ लेंस, हिंदी में कहें तो लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है? 1/f। इसी को SI यूनिट में क्या मापेंगे? SI यूनिट क्या हो जाएगा इसका? तो हो जाएगा सर डाईऑप्टर। कौन ऑप्टर? डाईऑप्टर आपका। ये F किस में होगा? हमेशा मीटर में होगा सर। फोर्स, हाँ फोर्स बोल रहे हैं, क्या है वो? फोर्स, फोकल लेंथ, फोकस दूरी। फोकस दूरी किस में होगी आपकी? मीटर पे होगी। आगे, इंद्रधनुष का बीच का रंग हरा होता है ना? क्यों? क्योंकि देखिए सर 7 रंग होते हैं ना इंद्रधनुष में,
वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। एक दो तीन, एक दो तीन, तो बीच में हो गया 7वां नंबर, तो ये क्या है, ग्रीन, है ना। यस। ठीक है, आगे क्या है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना, 25 सेंटीमीटर। वहीं अधिकतम दूरी कितना, इनफाइनाइट। हार पॉइंट कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। आगे, निकट दृष्टि दोष मायोपिया के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होगा, अवतल लेंस का प्रयोग। पानी के अंदर हवा का बुलबुला जिसकी सतह उत्तल होती है, क्वेश्चन इससे दो बनता है कि पानी के अंदर जो हवा का बुलबुला बनता है वह बुलबुला कैसा स्ट्रक्चर होगा, है ना, सतह कैसी होगी, उत्तल होगी। वह उत्तल अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। सतह भले उत्तल हो लेकिन काम कैसा कर रहा है, अवतल की तरह। यहाँ दो क्वेश्चन बन सकती है कि बुलबुला जो उसका सतह कैसा होता है, उत्तल लेंस की तरह। बुलबुला किसके तरह बिहेव करता है, अवतल लेंस की तरह, है ना। सर, किसी रंग का प्रकीर्णन उसके तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है, अभी जस्ट पढ़ा है ना। बैगनी का सबसे कम तरंग दैर्ध्य, इसलिए प्रकीर्णन ज्यादा होगा। लाल रंग का सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य, इसलिए सबसे कम क्या होगा, उसमें प्रकीर्णन होगा। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक, बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम। ठीक है भैया जी। आगे, अंतरिक्ष से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है, अंतरिक्ष से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देगा, बताओ फटाफट। ब्लैक सर, कैसा दिखेगा, ब्लैक, है ना। काले रंग की वस्तु सभी रंगों को क्या करती है, काले रंग की वस्तु सभी रंगों को क्या करती है, अवशोषित, है ना, क्या करेगी, अवशोषित करेगी। नेक्स्ट है, सर रंगीन टेलीविजन के प्राथमिक रंग कौन कौन है, प्राथमिक रंग इनमें से कौन है, तो लाल, हरा, नीला। प्राथमिक रंग कौन सा है, लाल, हरा, नीला, ये तीन क्या प्राथमिक। प्राथमिक रंग सर ऐसा रंग जो बिना किसी से मिले अपने आप में हो, जैसे स्वर वर्ण है ना सर, बिना किसी सहायता से बोली जाए स्वर वर्ण। व्यंजन जो स्वर की सहायता से बोली जाए उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो अगर इसमें किसी को मिला के कुछ नया बना दिया जाए, अगर प्राथमिक रंगों को मिला के नया रंग बना दिया जाए तो वह कहलाती है द्वितीयक रंग। क्या कहलाती है, द्वितीयक। और एक कहलाता है पूरक रंग, एक ऐसा रंग जिसको कितनों मिला दें रिजल्ट हमेशा व्हाइट आना चाहिए, रिजल्ट हमेशा व्हाइट आना चाहिए। अगर व्हाइट आ रहा है तो पूरक रंग है। जोड़ दिए तो चार ठोको, लाल पीला हरा ब्लू सब जोड़े, पता लगा कि वो व्हाइट आ गया। एग्जाम्पल ग्रुप में ऐसे बता रहे हैं, है ना, जोड़े और वो व्हाइट आ गया तो वो क्या लाएगा, बाकी सब रंग क्या कहलाएगा, पूरक रंग कहलाएगा। जिन दो रंगों को मिलाने से श्वेत रंग बनता है उसे क्या कहेंगे, पूरक रंग। जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश सरलता से प्रवाहित होती है उसे क्या कहेंगे, कंडक्टर कहेंगे। बस का कंडक्टर नहीं, उसमें करंट पास हो रहा है, चालक है इसलिए। और चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, सबसे अच्छा चालक है। वैसे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालक एवं अचालक के बीच होती है वह अर्धचालक होती है, सेमी कंडक्टर, जिसमें दोनों का गुण होगा। उपधातु जिसको कहते हैं हम लोग, है ना, ना धातु है ना धातु, ना कंप्लीट धातु है ना कंप्लीट अधातु है। हाँ जी, तो क्या कहलाएगा, उपधातु कहलाएगी। क्या कहलाएगी, उपधातु भैया। कौन धातु, उपधातु। ठीक है, चलो। जैसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब क्या है, अर्धचालक हैं। क्योंकि कार्बन में है जिसमें कुछ धातु के भी पार्ट मिलते हैं और अधातु के भी पार्ट मिलते हैं, धातु और अधातु दोनों के गुण मिलते हैं इसीलिए। आगे, जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए बाइफोकल लेंस का प्रयोग होता है।
जरा दृष्टि दोष के लिए बाइफोकल लेंस का प्रयोग होता है। जरा दृष्टि दोष के लिए बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। अबिंदुकता के निवारण के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ये कई बार बता चुके हैं, है ना जी। सर जी खाना भी बनाना है तो क्या करें, इधर से हम सामान भेजें? आए, क्लास भी जरूरी है ना। खाना 1 घंटा बाद भी बनाइएगा। एग्जाम लेंगे 1 घंटा बाद नहीं होगा, 1 टाइम पर होगा। उसके लिए आप पढ़िए या ना पढ़िए, इट्स योर चॉइस। ठीक है भैया जी। या नहीं तो ज़्यादा अर्जेंट है तो रिकॉर्डिंग देखिए तब बाद में आप। ठीक है चलो। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। नेत्रदान में कॉर्निया का दान किया जाता है, कि जो बोलते हैं ना आंख दान कर दिया भैया, पूरा आंख निकाल के नहीं निकल ले लेता उसका, है ना। तब खाली कॉर्निया निकालता उसका, कॉर्निया पार्ट लेकर चला गया, है ना। ठीक है हाँ जी। चलो बात समझ में आई? क्या है कि मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु से छोटा बनेगा। यह भी कई बार पूछा गया, PYQ में कई बार पूछे गए हैं, है ना। हाँ जी। नेक्स्ट है सर, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ दिए, जोर लगा के, हाई सा फ्रिक्शन हो गया है, मेरा हाथ लाल हो गया, गर्म हो गया। रगड़ने पर कांच में धनात्मक तथा रेशम में ऋणात्मक होता है। एक बात याद रखो, एक बात याद रखना। कौन सी बात सर? जिसका नाम पहले होगा, जिसका नाम बाद में होगा, पहले वाले पे पॉजिटिव आता है, दूसरे वाले पे नेगेटिव आता है ना। हाँ जी। बात समझ में आई कि सर जो पहले नाम लिखा होगा वो पॉजिटिव होगा, और जो दूसरा नाम लिखा होगा वह नेगेटिव होगा, प्यारे बच्चे। ठीक। परमाणु विद्युतता क्या होता है सर? परमाणु जो जनरली होती है उदासीन, उदासीन ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होती है। नॉर्मली उदासीन होता है वो, हाँ उसमें जितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो उतना प्लस चार्ज आएगा, जितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतना माइनस चार्ज आएगा। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। आए ठीक है जी सर। अगला पार्ट्स किसका हैप्पी बर्थडे भैया? चलो जिसका जिसका आज हैप्पी बर्थडे है, आप सभी को हमारी टीम की तरफ से हैप्पी बर्थडे टू यू। ठीक है जी। अब बार बार उस बात को नहीं बोलना है, हो गया, हैप्पी बर्थडे मनाओ, खुश रहो। प्रत्येक पदार्थ के परमाणु में एक नाभिक होता है। जितने परमाणु होंगे हर एक परमाणु पे क्या होगा? एक नाभिक होगा, और उसमें कौन होगा? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होगा। इसी प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मिलने को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स। क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स कहलाएगा। और यही न्यूक्लियॉन से क्या बनेगा सर? एटॉमिक मास। क्या कहलाएगा? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या है? सब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू एटॉमिक मास। हाँ जी, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू एटॉमिक मास। ठीक है चलो। हाँ जी आई सर, आपकी क्लास हमारी माता जी देखती है। नमस्कार माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। चलिए, प्रोटॉन धन आवेशित, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित, जबकि न्यूट्रॉन क्या होती है? आवेशित। ये कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं कि सब प्रोटॉन जो P+ होगा उस पे इलेक्ट्रॉन क्या होगा? E- होगा, और जो न्यूट्रॉन होगा, न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज होता है। हाँ या ना? कई बार बता चुके हैं सर, ये है डांसर, ये है पैसा वाला, ये है भैया। ऐसे नालायक आदमी घूमते फिरते, बाबूजी ने बोला जाओ पढ़ाई करो, बोला रुक क्या आते हैं घूम करके, गए जाके वहाँ पे ऑर्केस्ट्रा देखना शुरू कर दिया, नाचना शुरू कर, नाच देखना शुरू कर दिया। तो ऐसे लोग हैं जिसके पास घर से पैसा मिला नहीं है। ठीक है
हाँ जी, तड़ित चालक तांबा का बनाया जाता है। तड़ित चालक क्या होता है ना? हाँ जी सर, तड़ित चालक सर ये जो घर बनाते हैं हम लोग, तो घर के सबसे जो टॉप वाले पॉइंट होगा, सबसे हाईएस्ट वाले पॉइंट पर, है ना? हाँ जी। आए, क्या हो गया? और जो नोट्स मिलता है उसमें आंसर गलती है। ठीक है, देखते हैं। हाँ जी सर जी, क्या आज बात का हंसी आ गया? आए, चलो कि सर हम जो ऊपर से जो लाइटनिंग गिरती है, जिसको बोलते हैं बिजली चमकना, तो बिजली चमकती है जो, तो उससे बचने के लिए हम लोग बड़े बड़े बिल्डिंगों में क्या करते हैं, कॉपर का तार को ऊपर से लेकर के नीचे धरती तक गाड़ देते हैं, है ना? ताकि जैसे झटका लगेगा ना, तो उस कॉपर का वायर उसको ऑब्जॉर्व करेगा, क्योंकि वो तो कंडक्टर है, और पूरे करंट को कहाँ ले चला जाएगा? नीचे ले चला जाएगा, है ना? पूरे कंडक्टर को कहाँ ले चला जाएगा? नीचे। हाँ जी। चलो सर, दीर्घ दृष्टि दोष जिसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, तो पढ़ा चुके हैं, है ना? है। चलो नेक्स्ट पार्ट आते हैं। विद्युत सेल में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। कि विद्युत सेल, बैटरी जो है, इसका काम क्या है सर? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। हाँ जी, विद्युत ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत में कन्वर्ट करना। 1 किलोवाट आवर बराबर क्या कहलाता है? 1 यूनिट। इसी को कहते हैं सर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल पर सेकंड। आपका ये हो जाएगा। यहाँ पर 1 यूनिट के बराबर उसी को कहेंगे हम लोग, है ना? हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक की बात है? क्या इतनी दूर की बातें सबको समझ में आई या कोई दिक्कत है ना? हाँ जी, यहाँ तक की बातें अगर क्लियर हो गई तो फटाफट एक बार हार्ट का शेप सभी बच्चे बना दीजिए, है ना? हाँ, चलो नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। सर, किसी विद्युत धारा को लवण के जलीय विलयन में प्रवाहित करने पर विलयन का विद्युत अपघट्य होता है। इस लवण के जल को क्या कहते हैं? विलयन को सर इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोलाइट। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें करंट पास हो जाए। करंट तब पास होगा जब उसमें लवण मिला होगा। सॉल्ट वाटर, सॉल्टी वाटर इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना? जैसे मूवी देखो ना, थ्री इडियट। थ्री इडियट इसी बातों का उसमें उपयोग होता है कि पहली बार जो, है ना, रेंचो आता है और वो हॉस्टल का सीन दिखाया जाता है, तो उस वाले पार्ट पर इसका प्रयोग हो रहा है। बिजली के हीटर या इस्त्री में नाइक्रोम के तार प्रयोग होते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? नाइक्रोम के तार का प्रयोग कर रहे हैं हम लोग। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नाइक्रोम के तार का जो रेसिस्टेंस है वो हाई है, हाई रेसिस्टेंस है। रेसिस्टेंस बोले तो प्रतिरोध, क्या हो जाएगा? प्रतिरोध। सर, ट्यूब लाइट में कांच की लंबी ट्यूब के अंदर की दीवारों पर फास्फोरस का लेप लगा होता है ना? क्या होता है? फास्फोरस का लेप लगा होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या लिख रहे हो? इलेक्ट्रोलाइट पढ़ाए हम लोग, है ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं। वीडियो रुक रहा है? यहाँ तो नहीं रुका प्यारे बच्चे। हाँ, यहाँ तो ठीक है। यहाँ रुकेगा तब ना दिखेगा। ठीक, है ना? गजब हाल है भैया, कहाँ बोल रहे थे सर? पूरा साइंस पढ़ाई है एक क्लास में सर। अभी फिजिक्स का आधा पार्ट पढ़ा रहे, उसी में माथा घूमने लगा कि सर जी खोपड़ी हिल रहा है सर। हाय सर, भूकंप आ गया सर। हम सर बेहोश हो जाएंगे सर अब भैया बेहोश तो कुछ नहीं होना है। पानी उनी मार करके, चिट्टा मार के फिर वापस आना, ठीक है? लेक्लांसे सेल में वैद्युत अपघट्य के रूप में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का लेप लगा होता है। डायनेमो का काम क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में
कन्वर्ट करना। ये किसका काम है? डायनेमो का। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। डायनेमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। दूसरा, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। विद्युत मोटर क्या कर रही है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। डायनेमो क्या कर रही है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। फ्यूज तार, जो फ्यूज हमारा जो घर में फ्यूज लगा होता है, वो फ्यूज तार तांबा, टीन तथा सीसा के मिश्र धातु का बना होगा। यह भी क्वेश्चन कई बार आ गया है। मैंने कहा यहाँ पर जितनी बातें आपको मैं पढ़ा रहा हूँ वो सब पूछे हुए साइंस हैं, है ना। पूछे हुए साइंस के क्वेश्चन उससे पूछ लिया गया है क्वेश्चन को। ठीक है प्यारे बच्चे, आगे। विद्युत बल्ब का आविष्कार थॉमसन एल्वा एडिसन ने किया था। चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक अगर लटकाते हैं आप, एक बार मैग्नेट को, बार मैग्नेट मतलब कि सर एक रेक्टेंगल, ऐसा टाइप का रेक्टेंगल जो हमारा होगा, एक तरफ नॉर्थ होगा एक तरफ साउथ होगी, है ना, उल्टा हो गया, नॉर्थ होगा साउथ होगा। तो इस नॉर्थ साउथ में क्या होगा, इसको अगर फ्रीली ऐसे सस्पेंड कर लटका देंगे धागा से, तो हमेशा क्या होगा, वह अर्थ के नॉर्थ साउथ में आकर रुकता है, हमेशा अर्थ के नॉर्थ साउथ में आकर रुकती है। जिस वजह से इसको कहते हैं कि यह, इसमें डायरेक्शन दिखाने की क्षमता होती है। किसके पास? मैग्नेट के पास। मैग्नेट के पास कितनी प्रॉपर्टी? दो, एक अट्रैक्शन करने का, आकर्षण, दूसरा डायरेक्शन। अट्रैक्शन डायरेक्शन, अट्रैक्शन डायरेक्शन, आकर्षित करना हो और दिशा दिखाना हो तो किससे मुलाकात करेंगे? चुंबक के पास जाकर के। नेक्स्ट है ना। ओ भैया, और थोड़ी वाला लाइन लगा भैया, बहुत है, चिंता मत करो, फटाफट बढ़ो 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 आगे आगे। चुंबकों के समान ध्रुवों के बीच विकर्षण, यानी कि सेम सेम अगर पोल होंगे तो विकर्षण होगा, और समान ध्रुव होगा तो आकर्षण होगा। नॉर्थ नॉर्थ को क्या करेगी? रिपेल करेगी, नॉर्थ साउथ को क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी। चुंबक को हथौड़े से पीटने या गर्म करके लाल बना देने से क्या होगा? उसका चुंबकत्व तो खत्म हो जाता है। गर्म करोगे चुंबक से या हथौड़े से पीटिएगा तो उसका मैग्नेटिक पावर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। पृथ्वी के ध्रुवों पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होगा और विषुवत रेखा का मान 0 डिग्री पर होगा। कार्बन डेटिंग क्या होती है सर? कार्बन डेटिंग में 14 कार्बन विधि का उपयोग कर जीवाश्मों, प्राचीन पादपों की आयु पता लगाते हैं कि कोई भी बिल्डिंग या कोई भी प्लांट कितना पुराना है, उसका पता करने के लिए कार्बन डेटिंग प्रयोग करते हैं। या पुरानी चट्टानों तथा पृथ्वी की आयु पता करने कि धरती कितना पुराना है, यूरेनियम डेटिंग करते हैं। यूरेनियम डेटिंग किया जाता है। और एक्स रेज की खोज किसने करी सर? 1895 में रॉन्टजन ने किया था, है ना। किसने किया? रॉन्टजन ने कर दिया। सर चाल एक क्या है? एक अदिश राशि है। वेग क्या है? एक सदिश राशि है। अदिश और सदिश तो कई बार पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं यहाँ पर हम, है ना। हाँ जी, चाल क्या है? अब ये नॉर्मल छोटी छोटी सी बात है। सदिश अदिश कई बार पढ़ा चुके हैं हम लोग, है ना। है ना। किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में स्थान परिवर्तन विस्थापन कहलाता है। विस्थापन में क्या पढ़ाए थे कि सर ये जो आपका ऐसे लॉन्ग डिस्टेंस नहीं जाएगा, वो क्या जाएगा? सीधा सीधा कोना कोनी मार के सीधा चला गया। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड, है ना, विस्थापन। विस्थापन 0 हो सकता है लेकिन तय की गई दूरी कभी 0 नहीं होगा। विस्थापन में भी 0 बट डिस्टेंस नेवर बी 0, है ना। हाँ जी, वही लिखे स्पीड अदिश है। त्वरण और विस्थापन दोनों क्या एक सदिश राशि होगा। विराम के जड़त्व, जड़त्व यानी कि इनर्शिया पढ़ते हैं। विराम का इनर्शिया 2 टाइप का होगा, विराम का और मोशन का। विराम में और गति में।
तो विराम की जरूरत बस क्या होगा सर, रुकी हुई गाड़ी को अकस्मात चलने से यात्री पीछे, गाड़ी रुका हुआ था अचानक से मार दिया आपने एक्सीलेटर, तो पिछला क्या हो गिर जाएगा। या गाड़ी चल रहा है झटका ब्रेक मारा तो आगे क्या टकराएगी, आगे की ओर झुकना। आगे झुक रहे हैं तो गति का जड़त्व है, पीछे झुक रहे हैं तो किसका जड़त्व है कि सर उस जगह पे जड़त्व किसका लग रहा होगा सर, वहां लग रहा होगा आपका किसका, तो विराम का जड़त्व लग रहा होगा। यहाँ तक की बातों को आज रहने देते प्यारे बच्चे, है ना, नहीं तो बस सब बोले सा ज़्यादा हो जाएगा। हाँ पीडीएफ मिलेगा प्यारे बच्चे, बिल्कुल पीडीएफ मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा भैया, है ना। हाँ जी, चलिए आज की क्लास यहीं पे ख़त्म, अब आगे नहीं पढ़ना है। 6 बजे तक क्लासेस थी आपकी, 6 बजे तक ही यहीं पर रोक देते हैं, बाकी जो बचा अब आगे पढ़ेंगे। कितना बच गया, 1 2 3 4, 4 पॉइंट बचा, तो 4 स्लाइड बचा, इस 4 स्लाइड को नेक्स्ट क्लास में फिर कभी पढ़ लेंगे, है ना। आज की क्लास यहीं पर, और जो बच्चे भारत बैच अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, करना चाह रहे हैं, बेशक कर लीजिए। 999 में सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे, सारा ऑल सब्जेक्ट। कब से शुरू होगा, 8 जून से क्लास शुरू होगी इसकी। अगर आपको जीके जीएस पढ़ना हो, सिर्फ जीके जीएस, सिर्फ जीके जीएस, तो फाउंडेशन बैच आप लीजिए, किसका 699 में पढ़ लीजिएगा। फाउंडेशन बैच में पूरा पढ़ना हो 999 में, है ना। महामैथन क्लासेस चल रही रही, अभी जैसे आपने क्लास किया वो आपका मिल गया, है ना। ये रिवीजन बैच के तहत अंतर पढ़ रहे हैं ये सब, डाइट सिलेक्शन बैच उसमें भी आप पढ़ रहे हैं ये सब, संकल्प बिहार बीएड के लिए बैच जो है इसके लिए पढ़ रहे हैं यहाँ पर आप, है ना। ये यूट्यूब का टाइम टेबल होगा सारे टीचर्स का, कब कब क्या क्या पढ़ाएंगे। हाँ जी, ये भी आपका एप्लीकेशन का टाइम टेबल है, इसका है एप्लीकेशन का टाइम टेबल हमारा हो जाएगा। और बाकी चीज़ें तो आपको मालूम है कैसे कैसे ज्वाइन करना है। और एक इसी के साथ हमारी आज की क्लास यहाँ पे समाप्त होती है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। बिल्कुल पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आपके एप्लीकेशन पर ही मिल जाएगा इसका। आप जहाँ क्लास कर रहे हैं उसी ऐप में पीडीएफ में दिख जाएगा, देखिएगा क्लास नोट्स में दिख जाएगा, ठीक है। हाँ जी, मिलेंगे अगले क्लास में। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।